I found out if Ramayana is real or not. And the answer will shock you. कुछ दिनों पहले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, जहाँ पे पूरे देश भर से लोग आए और उसकी सेलिब्रेशन पूरी दुनिया भर में हुई। जी हाँ, आज है राम जी का प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर में। पर इस खुशी के साथ साथ एक डिबेट भी सोशल मीडिया पे छिड़ गई। क्या रामायण हिस्ट्री है या माइथोलॉजी है? Is Ramayana real? तो लोग बोलते हैं अच्छा क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असली में हुई थी। क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली होगा, स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है? नहीं होता है। A poem which also refers to a magic bridge. They're Hindu legends. लोग अक्सर सोशल मीडिया पे तरह तरह के प्रूफ दिखाते हैं रामायण को सच प्रूफ करने के लिए, जैसे हनुमानगढ़ी, हनुमान जी का फुटप्रिंट, श्रीलंका में ये केव और सबसे बड़ा राम सेतु। क्या ये लोकेशंस और जगहें इनफ है ये बात प्रूव करने के लिए कि रामायण एक रियल स्टोरी है, ना कि एक माइथोलॉजिकल स्टोरी? इसकी बात भी हम इस वीडियो के अंदर ही करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि हिस्ट्री और माइथोलॉजी में फर्क क्या होता है। वेल, हिस्ट्री इज प्रूवन फैक्ट। ऐसी चीजें पास्ट के बारे में जिनके बारे में हमें पता है, उनका हमारे पास एविडेंस यानी सबूत है और वो कहीं ना कहीं प्रूव्ड हो चुकी हैं। दूसरी आती है माइथोलॉजी, जो जनरली कल्चर से रिलेटेड होती है। एक कल्चर की अपनी माइथोलॉजी होती है जो जनरली अनप्रूवन पास्ट होता है। इसका हमारे पास ठोस एविडेंस नहीं होता, इसलिए कभी हिस्ट्री नहीं बन पाता। उसमें अक्सर ऐसी सुपरनैचुरल बातें होती हैं जो फिजिक्स और साइंस के लॉस को डिफाई करती हैं, इसलिए उन्हें सच मानकर हिस्ट्री में इंक्लूड करना एक मुश्किल काम बन जाता है। इस वीडियो की रिसर्च के लिए मैंने यूट्यूब पे हजारों वीडियोस देखी और वो सारे कुछ कॉमन आर्ग्यूमेंट्स देती हैं रामायण को सच साबित करने के लिए, जिसमें से पहला रहा टाइम पीरियड का आर्ग्यूमेंट। अब टाइम पीरियड को लेकर भी रामायण के ऊपर काफी डिबेट है। कुछ लोग कहते हैं कि वो लाखों साल पुराना है, क्योंकि त्रेता युग तो लाखों साल का होता है। वेल, अगर हम एवोल्यूशन की माने तो ह्यूमन से करीब 3 लाख साल पहले आए हैं और मॉडर्न होमोसेपियंस करीब 1.5 लाख साल पहले। तो इतने लाख साल पहले तो इंसान होते ही नहीं थे धरती पे, तो रामायण कैसे हो सकती थी? कुछ वेबसाइट रामायण डेट बताती हैं करीब 200 से 300 बीसी के बीच में, वही कुछ बोलती है कि लिखी गई थी 7 से 4 बीसी के बीच में। ऊपर समय तो पता ही नहीं कि वो ओरली कब से कब तक चलती आ रही थी। पर एक बात जानना भी जरूरी है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन इतनी पुरानी भी नहीं है। अगर हम इंडिया में देखें तो पहली रही थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसमें से पहला टाउन रहा था मेहरगढ़ का, जो थी प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो करीब रही होगी 7000 बीसी के अराउंड। और उसके बाद आती है अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और फिर लेट हड़प्पन सिविलाइजेशंस। ये इंडिया की पहली सिविलाइजेशन थी, जिसे हम लोग ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कॉपर और ब्रॉन्ज से बनी चीजें यूज होती थी। बट उसके बाद आई थी आयरन एज, और इस बात के हमारे पास ठोस सबूत है कि रामायण एक आयरन एज की कहानी है। ये बात तो पक्की हो जाती है, रामायण हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद आयरन एज में ही हुई है। अब आते हैं राम सेतु के एग्जाम्पल पे। अगर हम राम सेतु की बात करें, जिसे हम लोग एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि रामायण में राम जी और उनकी वानर सेना ने मिलकर बनाया था और वो ब्रिज आज तक है। पर क्या इसका कोई सबूत है? अगर हम लोग जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स को माने तो नहीं। एडम्स ब्रिज या फिर राम सेतु एक मैन मेड ब्रिज नहीं है, वो एक नेचुरल फॉर्मेशन है। एक्चुअली वहां पे शैलो वाटर्स है काफी, और ये माना जाता है कि कुछ टाइम पहले तक, यानी करीब 1480 तक, वो ब्रिज पानी के ऊपर था और वॉकेबल था, और हजारों साल पहले पानी का लेवल और नीचे था, इसलिए उस ब्रिज पे चलना और आसान था। पर अब कुछ सुनामीज की वजह से और कुछ क्योंकि वाटर लेवल्स बढ़ रहे हैं, अब वो एडम्स ब्रिज पानी के नीचे सबमर्ज हो चुका है। पर ये हम नहीं प्रूव कर पाए कि एडम्स ब्रिज मैन मेड है। आई नो आप मुझे वीडियोस दिखाओगे साइंस चैनल की और वो बताता है कि ये वो, देयर इज नो प्रूफ ऑफ दैट। वो एक वीडियो है जो ऑडियंस को प्लीज करने के लिए डाली गई थी। पर असली में जब हमने कार्बन डेटिंग करी कोरल रीफ्स की, बाय द वे कार्बन डेटिंग पत्थरों की नहीं होती है। कुछ न्यूज चैनल बोल रहे थे कि पत्थरों की कार्बन डेटिंग से पता चला है कि वो इतने साल पुराना है। कोरल रीफ्स की कार्बन डेटिंग करी तो पता लगा कि ये ब्रिज हजारों साल पुराना है, यानी वो रामायण से भी पुराना है। और अब मुझे पता है आप लोग बोलोगे व्हाट अबाउट द फ्लोटिंग स्टोन्स, जो पत्थर पानी पे तैरते हैं? वेल, उनका नाम होता है पमिस, और वो सिर्फ इंडिया के लिए यूनिक नहीं है, वो अराउंड दी वर्ल्ड पाए जाते हैं। हाँ, कोई भी चीज 2 तरीकों से तैर सकती है, आइदर उसकी डेंसिटी कम हो पानी से, या फिर वो चीज इतने पानी को डिस्प्लेस करे कि पानी उसके ऊपर इतना वापस इतना फोर्स लगाए जिससे वो तैरे, जिसे हम लोग बुओयेंसी प्रिंसिपल कहते हैं। और इस टाइप के पत्थर जो पानी पे तैरते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे एयर पॉकेट्स होते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो पानी पे तैर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ रामायण फेक है या फिक्शन है, रामायण रियल हो सकती है। मैं बस एक आर्ग्यूमेंट को जज कर रहा हूँ, उसके अंदर के फैक्ट्स आपको निकाल के बता रहा हूँ।
ऐसे और भी आर्ग्यूमेंट्स हैं जिससे हम लोग रामायण को रियल प्रूफ कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। पर मेन बात तो ये आती है, जितने भी प्रूफ दिखाए जाते हैं सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल्स पे, जैसे कि ये हनुमान जी का फुटप्रिंट और ये केव्स और इस टाइप की हज़ारों चीज़ें, क्या वो प्रूफ कर सकती है रामायण रियल है? वेल, नहीं। क्योंकि अगर मैं कोई भी कहानी लिखता हूँ उसके अंदर मैं रियल लोकेशंस मेंशन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हैरी पॉटर। वेल, हैरी पॉटर के अंदर एक स्टेशन का नाम आता है जिसका नाम है किंग्स क्रॉस स्टेशन, जो असली में एग्जिस्ट करता है। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि हैरी पॉटर भी असली है? नहीं ना। इनफैक्ट ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं जो स्टोरी के बाद बनाई जाती है स्टोरी के ऑनर में। अगर हम सेम एग्जाम्पल लें तो उसी किंग्स क्रॉस स्टेशन पे प्लेटफॉर्म 9 3/4 आज भी है। क्यों? क्योंकि वो हैरी पॉटर के ऑनर में बनाया गया है। मेरी बातों से लग रहा होगा आपको कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रामायण असली में नहीं हुई थी, बट ऐसी कुछ बातें जिसे सुन के लगता है कि रामायण असली में हो सकती है, क्योंकि कुछ इवेंट्स ऐसे हैं रामायण के अंदर जो कंसिस्टेंट है उस टाइम की आइडियोलॉजी से। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाइल में भेजना, देश निकाला, ये काफ़ी कॉमन टाइप ऑफ पनिशमेंट थी उस जमाने में अक्रॉस ऑल कल्चर्स। सिमिलरली, किसी लड़की को उठा लेना, अगवा कर लेना, ये प्रैक्टिस भी काफ़ी कॉमन हुआ करती थी उस जमाने में। ये बात सुनने में सच लगती है कि ऐसा हो सकता है कि किसी राजा को एग्जाइल दे दिया गया हो और वहां पे उनकी बीवी का अपहरण हो गया हो और उनको बचाने के लिए एक आर्मी लेके गए हो और उनको बचा के लाए हो। ऐसा हमने पहले जमाने में अक्रॉस कल्चर्स देखा है। बट व्हाट अबाउट द सुपर नेचुरल थिंग्स? फॉर एग्जाम्पल, हवा में उड़ना, अपने साइज को बड़ा या छोटा कर लेना, पहाड़ को उठा लेना। ऐसी बातें क्यों है जो अविश्वसनीय है और अनसाइंटिफिक है? क्योंकि इन्हीं बातों की वजह से लोग इसे एक माइथोलॉजी कहते हैं, फिक्शन कहते हैं। वेल, इसके 3 मेजर कारण हो सकते हैं। पहला है कि जरूरी नहीं है जो चीजें लिखी गई हो वो प्रेजेंट को दर्शा रही हो सकता है वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए लिखी गई हो। फॉर एग्जाम्पल, एक फेमस शो हाउ आई मेट योर मदर की ये क्लिप देखिए, जहां पे ये बात करते हैं 2021 की। Hello, Marshall. Hey, Ted. Hey, you will not believe who I just ran into. ये शो 2014 में खत्म हो गया था, पर इनका ये मानना था कि 2021 से हम लोग फोन पे बात करेंगे थ्रू हॉलोग्राम्स। पर क्या ऐसा हो पाया? नहीं। पर उनकी प्रेडिक्शंस थी, उन्होंने ये क्लिप डाली फॉर फ्यूचर जनरेशंस। ऐसे ही एक बार 1900s के अंदर लोगों से पूछा गया कि अगले 100 साल बाद क्या होगा, 100 साल बाद दुनिया कैसी दिखेगी। तो उनकी कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस थी कि 100 साल बाद फ्लाइंग कार्स होगी, जिनकी हमें पेंटिंग्स भी देखने को मिलती है। तो क्या इसका ये मतलब है कि उस जमाने में फ्लाइंग कार्स थी? नहीं, आज से 100 साल पहले फ्लाइंग कार्स नहीं थी। उसी तरीके से ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती है रामायण के अंदर जो उस जमाने में प्रेजेंट ना हो, बट वो लिखी गई हो फ्यूचर जनरेशंस के लिए, उनको दिमाग में रखते हुए। सिमिलरली, कुछ इच्छाएं भी होती है इंसान की। हमेशा से ह्यूमैनिटी ने चाहा है कि वो उड़ सके। हाँ, अगर आप सिर्फ इंडिया की नहीं किसी भी कल्चर की कोई भी एपिक उठाओगे, किसी भी देश, किसी भी धर्म की, वहां पे आपको उड़ने का जिक्र मिल जाएगा कोई ना कोई कहानी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, एक फेमस कहानी है ग्रीक माइथोलॉजी की, जहाँ पे बाप बेटा, जिसके बेटे का नाम होता है इकरस, आई थिंक, वो दोनों कैद होते हैं जेल में, और उनका जो बाप होता है वो बनाता है एक मोम के पंख बनाता है अपने बेटे के लिए, ताकि वहां से उड़ के निकल सके, और उसे बोलता है कि ज्यादा सूरज के करीब मत उड़ना, क्योंकि ये मोम के पंख है, पिघल जाएंगे। और हम ये बात जानते हैं कि मोम के पंख बना के उड़ना पॉसिबल नहीं है, पर क्योंकि ये कहानी है और क्योंकि इंसान हमेशा से उड़ना चाहता था, ये कहानी हमें देखने को मिलती है। तो हो सकता है कुछ ना कुछ ह्यूमन डिजायर से नहीं हो, ऐसी बातें जो इंसान करना चाहता है और उसने वो अपनी कहानियों में ऐड कर दी हो। दूसरा, हम ये बात भूल जाते हैं कि रामायण एक्चुअली एक पोइट्री है, और अक्सर पोएम में यूज होते हैं अलंकार, पोएटिक डिवाइसेस, जैसे कि अतिशोक्ति अलंकार यानी एग्जैजरेशन, जहां पे हम चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं उसकी ग्लोरी को बढ़ाने के लिए। मान लो कोई बड़ा सा योद्धा है जो अपने गधे को बहुत पावरफुल तरीके से मारता है, तो हम कविता में कह सकते हैं कि उसके गधा मारते ही जमीन पे एक भूकंप आ गया, सब लोग हिल उठे। ऑफ कोर्स ये सच नहीं होगा, पर एक एग्जैजरेशन होगी, एक अलंकार होगा जो किसी भी कविता को और खूबसूरत बनाते हैं। अगर आपको एक और एग्जांपल दूं तो मान लीजिए कविता की लाइन है, तुम्हारी ये मधुर मुस्कान फूंक दे मुर्दा में जान। तो क्या इसका असली में ये मतलब है उसकी मुस्कान से कोई इंसान जिंदा हो जाएगा? नहीं, पर वो एक कहने का तरीका है कि तुम्हारी मुस्कान इतनी प्यारी है। दूसरा हो गया रूपक अलंकार यानी मेटाफर। मान लीजिए मैं कहता हूं उसका दिल पत्थर का है, क्या असली में उसका दिल पत्थर का है? नहीं, एक मेटाफर है कहने का कि उसका दिल पत्थर का है, उसमें इमोशंस नहीं है। तो हमें कह सकते हैं रामायण के अंदर भी ऐसे अलंकारों का यूज किया गया होगा। सिमिलरली, पहाड़ उठाने का मतलब हो सकता है कि आपने कोई मुश्किलों का सामना किया है, आपने कोई बोझ उठाया, यानी आपने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, बहुत सारा काम किया है। पर चलिए मान लीजिए रामायण असली है, एक कारण हो सकता है उसके असली होने का कि वो लिखी गई हो किसी राजा के प्रेज में। हाँ,
उस जमाने में अक्सर राजा लिखवाते थे अपनी बड़ाइयाँ, अपनी कहानियाँ, जहाँ पे वो सुपीरियर और ग्लोरी के साथ दिखाई दे। दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे राइटर, पोएट्स और इवन इन्वेंटर्स भी थे जो राजाओं को खुश करने के लिए उनके बारे में कहानियां लिखते थे, जहाँ पे वो बहुत बड़े, सुपीरियर और इंपॉर्टेंट दिखाई देते थे। फॉर एग्जाम्पल गैलीलियो, जिसने डिस्कवर किए थे जुपिटर के मून्स, उसने जुपिटर के मून्स का नाम रख दिया उस टाइम की रॉयल इटली फैमिली के ऊपर, उनको इंप्रेस करने के लिए। तो ये भी हो सकता है रामायण लिखी गई हो प्रेज में, एक राजा को इंप्रेस करने के लिए। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि 100% फिक्शन है, बिल्कुल भी नहीं। मैं कह रहा हूँ दिस कैन बी अ लेजेंड। लेजेंड का मतलब ये होता है कि ऐसी चीजें जो कुछ सच्चाई हो पर उसके ऊपर कुछ ना कुछ बनावटी बुन दिया गया हो बाद में, क्योंकि ओवर द ईयर्स ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड होता गया हो। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या हमें रामायण को बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहिए? मैं कहूंगा हाँ, बट नॉट अंडर हिस्ट्री, नॉट एज हिस्ट्री, क्योंकि किसी भी चीज को हिस्ट्री प्रूव करने के लिए हमें एविडेंस चाहिए होता है, और जैसा कि हम देख सकते हैं ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमारे पास नहीं है, तो हम उसको हिस्ट्री तो नहीं कह सकते। बट इट शुड बी टॉट अंडर फिलॉसफी। यस, बच्चों को फिलॉसफी पढ़ानी चाहिए और उसके अंदर एथिक्स के अंदर या फिर इंडियन फिलॉसफी के अंदर हमें चीजें पढ़ा सकते हैं। क्योंकि रामायण लिखने का पर्पस क्या होगा? आप खुद सोचिए, पर्पस क्या होगा? पर्पस होगा लोगों को सिखाना। अक्सर रामायण में ऐसी बातें लिखी गई हैं जो वहां के लोगों को सीखनी चाहिए। अक्सर हम बात करते हैं धर्म की। आई नो कुछ लोग कमेंट में मुझे धर्म विरोधी कहेंगे और मेरे को धर्म के नाम पे धमकियां देंगे, पर क्या धर्म का असली मतलब पता है तुम्हें? धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता है, धर्म का मतलब होता है ड्यूटी। हाँ, मैं खुद एक फिलॉसफी ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, हम खुद इंडियन फिलॉसफी के अंदर ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो हाँ, जहाँ पे हम रामायण को हिस्ट्री नहीं कह सकते, कुछ मायनों में उसे हम माइथोलॉजी कह सकते हैं या फिर एक लेजेंड कह सकते हैं। और ऑफ कोर्स रामायण उस समय पे गुरुकुल में सिखाई जाती होगी ताकि वो अच्छी क्वालिटीज बच्चे सीख सकें, ताकि वो धर्म का असली मतलब सीख सकें, वो है अपनी ड्यूटी करना। गीता का सार भी तो यही है, कर्म करो और फल की चिंता मत करो, डू योर ड्यूटी। अपना कर्म करो, जो आपकी ड्यूटी है वो करो, वही असली धर्म है। उसके साथ साथ हम राम जी की ऐसी अच्छी क्वालिटी, जैसे वो भेदभाव नहीं करते थे, उन्हें शबरी के झूठे बेर खाए और इंसाफ के खिलाफ खड़े हुए, अपनी वाइफ की रक्षा करी और कैसे अच्छाई की बुराई पे जीत हुई। तो हमें रामायण पढ़नी चाहिए ताकि हम उसके अंदर की अच्छी बातों को अपने अंदर ले सकें, राम जी की क्वालिटी से इंस्पायर होके उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके, ना कि इस बात पे लड़ते रहें कि वो रियल है कि नहीं, या फिर किसने किसके बारे में क्या बोल दिया। आपने कहावत जरूर सुनी होगी, मुंह में राम और बगल में छुरी। ये अक्सर हम लोग किसी को बुरा बोलने के लिए बोलते हैं, किसके मुंह में राम और बगल में छुरी, यानी किसी के मुंह में अगर राम हो तो बगल में छुरी अच्छी नहीं लगती। पर आजकल के लोग तो हाथों में तलवार लिए राम का नारा लगाते हैं। पर यह बात तो इंडिया में हजारों सालों चलती आ रही है, अहिंसा परमो धर्म। चाहे रामायण हो चाहे महाभारत, किसी भी सिचुएशन के अंदर डायरेक्टली वॉर नहीं की गई। हमेशा ही कोशिश की गई कि पहले वॉर से पहले पीस हो सके, नेगोशिएशन हो सके और बिना वॉर के बात टल जाए। और इसी को बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, नॉट अंडर हिस्ट्री बट अंडर फिलॉसफी। आई नो कुछ लोग बोलने वाले हैं कि मैं हिंदुज्म के अगेंस्ट हूं, क्योंकि मैं सिर्फ हिंदुज्म के ऊपर वीडियो बनाता हूं। पर मैंने इस वीडियो के अंदर बाकी माइथोलॉजीज की बात भी करी है और लो अभी भी कर देता हूं, चाहे वो ग्रीक माइथोलॉजी हो, चाहे वो रोमन माइथोलॉजी हो, चाहे फिर इजिप्शियन माइथोलॉजी हो। हम किसी भी माइथोलॉजी को तब तक हिस्ट्री नहीं बोल सकते जब तक उसके लिए हमारे पास ठोस सबूत ना हो। जब तक वो नहीं है तब तक उसे माइथोलॉजी कहने में कोई बुराई नहीं है। माइथोलॉजी कोई इंसल्ट नहीं है, माइथोलॉजी तो तारीफ है। एक कल्चर की माइथोलॉजी उस कल्चर को एनरिच करती है, उसे रिच बनाती है और लोग उसी माइथोलॉजी से सीखते हैं। माइथोलॉजी का पर्पस यही है, लोगों को आपस में जोड़ना, ताकि हम उसे रिलेट कर सके और कुछ सीख सके। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मैं चाहूंगा आप चैनल को सपोर्ट करें बाय डोनेटिंग टू मी थ्रू UPI। उसके अलावा मैं चाहूंगा आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखें। अब मैं बताता हूँ कैसे पॉलिटिशियंस गाय का मिसयूज करते हैं आपके वोट्स लेने के लिए। तो मैं आपको मिलता हूँ इस वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज स्पर्श साइनिंग ऑफ।